नमस्कार, मैं नीरज पारिक आप सभी के साथ। हर दिन गिरते रुपए ने अपने रिकॉर्ड को नया आयाम दे दिया है। 93 के रिकॉर्ड लेवल को वो क्रॉस कर चुका है और संभावनाएं इस दिशा में बढ़ रही हैं कि ये 100 रुपए का लेवल भी टच कर सकता है। आप देखिए, ये बिगड़ती हुई स्थिति हिंदुस्तान को उस मुहाने पे लाके खड़ा कर चुकी है कि एक बड़ी मंदी की आहट इस देश में सुनाई देने लगी है। आप कुछ समय में ये देखेंगे कि जो एक दौर हुआ करता था जहां पे गाने चल गए थे महंगाई पे कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, ये गाने फिर से चल जाएंगे और वाकई में आम आदमी की जिंदगी इससे बड़ी भारी हिट होने वाली है। आप इस बात को समझिए कि आपकी रोजी रोटी, आपकी रसोई, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका बैंक अकाउंट, आपके सारे खर्चे इस खबर से प्रभावित होंगे। तो ध्यान से सुनिए और समझिए। रुपए का जो अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है, ये अनस्टेबल रुपया सिर्फ देश की एक साधारण अर्थव्यवस्था को इंगित नहीं करता, बल्कि इस विकृति को दिखा रहा है कि हम किस दिशा में यहां पे आके खड़े हो चुके हैं। जबकि रुपया अपने रिकॉर्ड कमजोरी को छू चुका है, 93 पे ये जा चुका है। इसका प्रभाव सबसे बड़ा ये पड़ रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था इंपोर्ट्स पे ज्यादा डिपेंड करती है और स्पेशली क्रूड को लेकर के तो बहुत ज्यादा। हमारा पूरा का पूरा लगभग हम नेट इंपोर्टर हैं। इस पूरे वीडियो में जिस बात के ऊपर फोकस रहेगा वो ये शब्द होगा, नेट इंपोर्टर। इस बात को बहुत गंभीरता से समझें क्योंकि हमारी आयात उन्मुखी अर्थव्यवस्था एक इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जहां बहुत बड़ा पैसा हम क्रूड और गैस को इंपोर्ट करने में लेते हैं। उसी का क्राइसिस है, इसलिए देश की व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल रही। आपको यह बात अच्छे से पता होनी चाहिए। भूमिका में बता देता हूं। जो ईरान वॉर चल रहा है, ईरान वॉर के कारण ही ये सारी समस्याएं खड़ी हुई और ईरान वॉर की समस्या को खड़ा है वो ये डोनाल्ड ट्रंप है। ये डोनाल्ड ट्रंप कहिए या यूएस कहिए, यूएस का बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट बहुत सारे डायमेंशन में है, वीडियो के एंड में सारा क्लियर हो जाएगा। अमेरिका अपने लाभ को यहां तलाश रहा है क्योंकि युद्ध जो है वो इनके लिए एक निवेश होता है। युद्ध होंगे तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं, ऐसी इकोनॉमीज जो कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े वेपन एक्सपोर्टर ये लोग हैं, तो इनका धंधा चलेगा कैसे। दूसरी रही सही कसर ट्रंप अपने निजी रूप में पूरा करते हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। एप्स्टीन फाइल के अंदर जो इनके काले कारनामे थे वो बाहर आ चुके हैं। उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए, अपनी छवि को साफ करने के लिए ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारों के साथ में बढ़े। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि काला रंग जो होता है वो अपना कालापन छोड़े बिना रहता नहीं। दुनिया को इस बड़े तनाव के अंदर इन्होंने डाल दिया। अब आप ये समझिए कि जिस गति से ये आगे आए थे और उसी का प्रभाव ये रहा कि क्रूड ऑयल अपने हाइट के ऊपर जाने लगा। इस बात को समझिए कि जब ईरान में इनकी एंट्री हुई और अली हुसैनी खामेनी जो कि पूर्व सुप्रीम लीडर या रहबर ईरान के थे, उनकी यहां पे जब हत्या हो जाती है, अमेरिका को बड़ा आसान लगा था कि यहां पे हम चीजें सेटल कर लेंगे, लेकिन हर चीज उनके मन मुताबिक नहीं हुई। ईरान की तरफ से आईआरजीसी जो कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है ईरान के, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है जो कि पर्शियन गल्फ को लाके जोड़ता है अरेबियन सी से। अब ये दुनिया के 20% टोटल क्रूड ऑयल ट्रेड का मेजर पॉइंट है। अब आप सोचिए कि 20% हिस्सा जब इंपैक्ट होगा दुनिया पे, क्या बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अमेरिका की जो कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स जो इन्होंने कुछ हालिया समय में किए वो आप देखिए। ईरान एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, ईरान के ऊपर बैन लगा दिए गए। वेनेजुएला बहुत बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बैन फिर लगा दिए गए। तीसरी कसर इन्होंने पूरी की थी जब इन्होंने रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, सैंक्शंस लगाए थे। कुल मिलाकर के दुनिया को एक प्रॉब्लम में डालो, उसके बाद में अपना बेनिफिट कमाओ, फिर कहो जी ठीक है हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। रशिया के ऊपर जो बैन लगे हुए थे उसको 30 दिन की छूट देकर के अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश की गई और अब इनके जो नारे लगने लगे हैं वो ये कि जल्दी ही हम ईरान के भी ऑयल को, जो कि समुद्र में ऑलरेडी है, जो कि शिप में ऑलरेडी लोडेड है, उसके लिए हम छूट दे सकते हैं टेम्परेरी। ये टेम्परेरी छूट कम और खुद के ही उस अपने विफलताओं को छुपाने के प्रयास ज्यादा हैं। वेनेजुएला में जो इन्होंने 50 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की लूट मचाई है वो आपके सामने है। लेकिन बात समझिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। यहां पर क्या होता है कि अब ईरान प्लानिंग कर रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि अभी ये सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन गया, यहां से इनको अब चाहिए पैसा कमाने का जरिया, क्योंकि आर्थिक व्यवस्थाओं को मेंटेन रखना भी जरूरी है। तो इन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला। इन्होंने कहा कि भैया अब हम यहां से टोल टैक्स लिया करेंगे, यदि आपको सेफली सिक्योरली निकलना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो आपको यू विल हैव टू पे। अब एक सवाल ये आएगा कि भाई ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे क्या अकेले ईरान का हक है?
क्या ये उसके अपनी टेरिटोरियल वाटर में आता है? क्या ये अनक्लॉज या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज के अंतर्गत ईरान की टेरिटरी का हिस्सा है? जी नहीं। यहां पे एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल वाटर्स का भी है, तो वहां से जहाज निकल सकते हैं, लेकिन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का अटैक यहां पे चल रहा है, तो टोल ये कैसे लेगा? टोल के लिए देखो इसने प्लानिंग क्या की है। उसने प्लानिंग ये की है कि भैया अभी ये जो सीधा स्ट्रेट से पास होते हैं, यहां पे तो आपको हम अलाउ करेंगे नहीं, भले इंटरनेशनल वाटर हो, लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे। आपको सेफली निकलना है तो आपको यहां से निकलना पड़ेगा। ये लारक आइलैंड्स हैं, लारक द्वीप समूह है, जो कि ईरान के टेरिटोरियल वाटर में आता है। ईरान की जो उसकी ओशनिक टेरिटरी है, ये उसका हिस्सा है। तो कुल मिला के यहां से जाता हुआ अब आपको यहां पे एक सर्किल एक रूट चेंज करना है और यहां से आपको सेफली निकल जाना है। पहली बात यह कि इसको निकलने का आपको पैसा देना पड़ेगा। वो पैसा बहुत बड़ी रकम है, इंडियन रुपी में बताऊं तो लगभग 18 करोड़ पर शिप के हिसाब से पेमेंट आपको यहां करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, तो आप निकल सकते हैं। दूसरी चीज, यहां पे ये फैसिलिटी सबके लिए नहीं है, कुछ देशों के लिए, जिनमें भारत भी एक देश है। भारत, चीन, पाकिस्तान, मलेशिया, कुछ ऐसे देश जो पूरी तरह से अमेरिका की गोद में नहीं बैठे, उनको ये छूट यहां पे ईरान की तरफ से दी गई है। तो ईरान ने अपना एक नया गेम यहां शुरू कर दिया है। अब ये चीज जब पैसा दिया जाएगा, लारक आइलैंड से, द्वीप से जब निकलेंगे, तो हम इंडिया की बात करें, इंडिया के शिप्स को पेमेंट करना होगा। अब यहां पे जब ये पेमेंट लगभग ये $20 लाख का पेमेंट है, तो अगर मैं 90 रुपए की कैलकुलेशन से भी करूं तो 18 करोड़ की कीमत बनती है। तो ये 18 करोड़ एडिशनल जब दिया जाएगा, तो वो प्राइस हाइक का बोझ किस पे है? अल्टीमेटली बायर, जो एंड बायर है, एंड यूजर हम लोग हैं, ये सारा का सारा बिल हम लोगों पे फटना तय है। अब यहां पे बात क्या आ रही है कि इस कीमत, एक तो चक्कर यहां पे हो गया। अब दिस इज लीडिंग टू द प्राइस हाइक इन क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल तो अपने नए लेवल टच ही कर चुका है। अब क्रूड ऑयल का इतना मारामारी जो मची, पैसा हाइक जो बढ़ा है, इस पैसे का इंपैक्ट बहुत बड़े लेवल पे पड़ने वाला है। लेकिन बात यहां समझिए, जो सबसे बड़ी गड़बड़ी जहां पे हो गई, जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा तनाव का केंद्र बनेगा, वो क्रूड को शायद हिंदुस्तान झेल लेता। क्रूड के ऊपर हम बैलेंस कर लेते, रशिया से हमारे पास क्रूड आ ही रहा है, हम कुछ वेनेजुएला से भी ऑयल जो अमेरिका की तरफ से आने वाला है उसको हम ले लेते। लेकिन जो बड़ा हमला अभी इजराइल की तरफ से किया गया, जहां पे गैस एस्टैब्लिशमेंट्स को नष्ट किया गया, दूसरी तरफ ईरान ने हमला किया कतर की बड़ी रिफाइनरी पे, ये बहुत बड़ा, कतर के जो गैस प्लांट पे, ये बड़ा टेंशन का कारण है। आप समझिए, इसी स्टेट के पास में जो रास लफान करके एक बड़ा गैस प्लांट कतर का रहा है, कतर का सबसे बड़ा प्लांट, उसको डैमेज कर दिया है ईरान ने। इंडिया के लिए सबसे बड़ा टेंशन का कारण यह है। वीडियो के अगले हिस्से में मैं कुछ इसके ऊपर बात करूंगा। अब आप यहां देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स इसको कवर करता है, ईरान इजराइल वॉर, द वर्ल्ड इज ऑन इट्स वे टू ए डूम्सडे गैस क्राइसिस सिनेरियो। डूम्सडे का मतलब सर, कयामत के दिन जैसी कंडीशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि दुनिया को क्रूड की सप्लाई फिर भी मिल जाएगी, लेकिन यदि एलएनजी की कमी हुई, ये गैस नहीं मिला, नेचुरल गैस, तो सर बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने घुटनों पे होंगी और बर्बादी का नया नाच ये दुनिया देखेगी। जिम्मेदार होगा यूएस। अब आप यहां समझिए कि ऐसी स्थिति के अंदर इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ने वाले इंपैक्ट को कैसे हम समझेंगे, कौन उसे ठीक करेगा, करेक्टिव मेजर्स कौन लेगा? तो ऑफिशियली हम कहें तो आरबीआई है और सरकार है, यही दो लोग हैं, यही दो, या दो मत कहिए, एक ही कहिए, तो ये मिलकर के अपनी पॉलिसी से देश की अर्थव्यवस्था को मेंटेन रखने की भरकस कोशिश कर रहे हैं। अब यहां हुआ क्या है कि आरबीआई, जो कि वीकली स्टैट्स, जो स्टैट्स रिलीज करता है, जो स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट जिसको कहते हैं, उसको आप जाके चेक करेंगे, तो आज के दिन में भी, आज के दिन यानी 20 तारीख को भी इन्होंने रिलीज किया है आंकड़ा। लेकिन 20 तारीख के आंकड़े जब तक मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, मैंने चेक किए, तब तक फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े जो हैं वो रिलीज नहीं हुए थे। तो पिछले हफ्ते का आंकड़ा मैंने आपको दिया है, जो कि लेटेस्ट है। यहां पे आप देखिए, ये आंकड़े बता रहे हैं कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डाउन में गया 51,921 करोड़ रुपए का। डॉलर में आप देखेंगे जाकर के तो 11 बिलियन के आसपास ये डाउनफॉल हुआ। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये घट गया। आप इसे यूं समझिए कि जो पैसा आपने रिजर्व किया था, अपनी कमाई से सेविंग की थी कि बुरे वक्त में देखा जाएगा, आज वो बुरा वक्त चल रहा है, उसी के लिए तो देखा जाए तो ये हमारा विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो रही है। आप इस फॉरेक्स रिजर्व में आप नोटिस करेंगे तो 4 चीजें पाएंगे सर। एक तो फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स होते हैं, यानी करेंसीज होती हैं,
दूसरा गोल्ड रखा जाता है, जो एसडीआर होते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं, और रिजर्व पोजीशन इस आईएमएफ होती है, उनको सेल किया जाता है, निकाला जाता है, कैसे भी अर्थव्यवस्था को मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहां पे है, जिसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, गोल्ड है, एसडीआर है जो कि आईएमएफ का स्पेशल रिजर्व होता है, और रिजर्व पोजीशंस होती हैं। अब हुआ क्या है कि पिछले अगर एक वीक की भी तुलना आप करेंगे तो भारत के मुद्रा भंडार में, विदेशी मुद्रा भंडार में 51,921 करोड़ रुपए, या ये कहिए 11.68 बिलियन डॉलर का कमी हुई। मतलब एक हफ्ते में रिजर्व काफी घट गए हैं। अब यहां पे ये घटे क्यों, किस कारण से घटे? कारण है कि रुपए को मेंटेन करने के लिए, रुपए की उस गिरती स्थिति को बचाने के लिए आरबीआई ने क्या किया है, अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर्स को बेचा है, विदेशी मुद्रा भंडार को बेच दिया है या मार्केट में रिलीज किया है। सरल एग्जांपल यूं समझिए कि जैसे एक मार्केट में यदि एक सब्जी बाजार हम सोचें और टमाटर का प्राइस मान लीजिए कि बहुत बढ़े जा रहा है, सप्लाई बिल्कुल नहीं आ रही है। कारण क्योंकि वर्तमान समय में हमारे इंपोर्ट्स बढ़े हैं, एक्सपोर्ट घटे हैं। एक्सपोर्ट होता है तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है। अभी हम कुछ बेच तो रहे नहीं, या जो बेच रहे हैं उसकी तुलना में खरीद बहुत ज्यादा रहे हैं। बहुत ज्यादा की वजह से देश से पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं चल रही। तो रुपए की उस गिरती कीमत को बचाना आरबीआई की प्रमुख जिम्मेदारी है। तो एक तरह से उस मंडी के अंदर जब टमाटर की कीमतें बढ़ रही है, सप्लाई बिल्कुल नहीं है, और गवर्नमेंट मान लीजिए एक ट्रक टमाटर का भेज दे, तो क्या होगा? सप्लाई बैलेंस हो जाएगी, प्राइस अपने किनारे पे आ जाएगी। लेकिन इतना करने के बावजूद भी खबर ये जब सुनते हैं कि रुपी डिक्लाइंस डिस्पाइट आरबीआई सपोर्ट, यानी आरबीआई के सपोर्ट के बावजूद भी रुपया रुकने का नाम नहीं ले रहा। 93 सर एक बहुत बड़ा एक होता है, जितना लेवल पे ये रुपया जा चुका है, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही भयंकर खतरनाक संकेत है। मैंने आपको एग्जांपल दिया गैस का, गैस की तुलना में कर चुका हूं। अब एक तरफ देखिए रुपए के इस गिरते हुए रूप को। यहां पे हुआ क्या है कि ये कंडीशन अब लीड करेगी इन्फ्लेशन को, महंगाई को। और महंगाई की ये स्थिति, एक सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन ठीक होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, टेक्निकली समझिए। लेकिन उस थ्रेशोल्ड को, उस एक लेवल को जब पार कर लिया जाता है, ये वैसा ही है जैसा हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा तनाव यदि आपको काम को लेके है, थोड़ा सा चिंता यदि आप काम को लेके करते हैं, वो आपको ग्रोथ दे देता है। लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस जब आप चीजों का ले लेंगे तो वो आपको खत्म कर देगा। तो ये लेवल ऑफ इन्फ्लेशन नाउ इज गोइंग टू इन अ डेंजरस मोड। अब एक बड़ी नकारात्मक स्थिति बनने वाली है। उसके पीछे के फैक्टर को समझिए कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि इंडियन इकोनॉमी इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रही है। हम नेट इंपोर्टर हैं, हमारा क्रूड ऑयल बड़ी तादाद में विदेशों से आता है। क्रूड ऑयल के प्राइस आसमान पे जा रहे हैं। जब आसमान पे प्राइस जाएंगे तो अल्टीमेटली उसका प्रभाव कीमतों पे पड़ना तय है। जब पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ेंगी तो सबसे बड़ा इंपैक्ट जिस पे पड़ेगा वो है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। ट्रांसपोर्टेशन यदि महंगा हो गया तो आप सोचिए कौन सी चीज महंगी नहीं होगी। हर चीज, फिर वो चाहे आपका राशन है, फिर वो आपके टेक्सटाइल है, या तो पेट्रोलियम इटसेल्फ, हर चीज पे उसका प्रभाव पड़ेगा। और वो एक महंगाई का सर्किल ऐसा बनेगा जिससे कि मंदी तक के संकल्पना, जो विचार हैं, वो अर्थशास्त्री अब हिंदुस्तान के लिए देने लगे हैं। आप यूं समझिए कि ऐसी स्थिति जो बनी, यानी देश के अंदर आरबीआई मेंटेन नहीं कर पा, रुपए की गिरती हालत है। अब उसके अंदर एनर्जी क्राइसिस तो रेस्पॉन्सिबल है ही। एक बड़ा फैक्टर आया है सर, एफपीआई का एग्जिट होना। ये एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब विदेश से देश के अंदर पैसा आता है, उसका एक प्रकार है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जैसे कि एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोनों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। पहले आप एफपीआई के इस आंकड़े को देखिए साथियों। बड़ा हालत यह है कि रुपए का 93.7 पर डॉलर पर टच करना, उसी के साथ 8 बिलियन से ज्यादा एफपीआई का आउटफ्लो हो गया। 8 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट इस देश में था वो निकल करके बाहर चला गया। ऑयल का प्राइस 120 पर बैरल पे जाके हाइट इसने टच कर ली थी। एलपीजी इंपोर्ट गल्फ से हो रहा है 60% हिंदुस्तान में, तो इंडिया का एलपीजी क्राइसिस में। अब ये डिस्टर्ब हो चुका। कुल ऐसी कंडीशन में हॉर्मुज ऑलमोस्ट ब्लॉक है। तो रिजल्ट क्या हो रहा है इन सारी चीजों के अंदर? विदेशी निवेशक देख रहे हैं
कि इंडिया की कंडीशन अभी वॉलेटाइल स्थिति में पहुंच चुकी है, कुछ भी हो सकता है, तो अपने पैसे को सेफ किया जाए, इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के देश से बाहर चले गए। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये एक चक्र का निर्माण कर देती है कि मंदी के डर से पैसा बाहर निकला, पैसा बाहर निकला तो अर्थव्यवस्था नीचे गई तो और पैसा बाहर, तो ये एक सर्कल बनता है और इस सर्कल में फंसी हुई अर्थव्यवस्थाएं मंदी की तरफ बढ़ जाती है, जिसके संकेत यहां हम देख सकते हैं। अब आप समझिए कि एफडीआई वर्सेस एफपीआई, क्योंकि जब हम सुनते हैं ना कि देश में इतने करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, हम साधारण जो लोग होते हैं हम इसको समझते हैं वाह जी वाह बड़ा नेक काम हो गया इस देश के अंदर। लेकिन यदि पैसा एफडीआई के रूप में आया होता है, और दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि हमारा जो टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फिर वो चाहे एफडीआई है या एफपीआई है, उसका एक बहुत 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 बड़ा हिस्सा एफपीआई यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में है, एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं है। एफडीआई में जो पैसा आता है वो ग्राउंड पे लगता है, जैसे कि फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट करना, लोगों को मतलब रोजगार देना, मशीनरी का इन्वेस्टमेंट होना, तो वो पैसा मंदी की स्थिति में भी एकाएक कोई व्यक्ति बेच के बाहर जाने की स्थिति में नहीं होता। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है ये एक तरह से होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, आप समझिए। तो जैसा हुआ तो एक बटन दबाया पूरा पैसा बाहर। लेकिन एफडीआई का फ्लो बहुत न के बराबर होता है, एफपीआई बहुत ही वॉलेटाइल होता है, किसी भी समय निकल सकता है। अब देश में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका मेजॉरिटी बहुत बहुत बड़ा हिस्सा फॉरेन पोर्टफोलियो में है। ये हमारे देश के लिए क्या है, खतरे की घंटी है, किसी भी समय कुछ भी यहां घटना हो सकती है। आप इसे समझिए, व्हाट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? एफपीआई इज सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स हील्ड बाय इन्वेस्टर्स इन अदर कंट्रीज, यानी विदेशों के अंदर उसके मार्केट से लाभ कमाने की स्थिति में शेयर्स खरीद लेना, सीधी बात यह है। अब हुआ क्या, जैसे ही सुगबुगाहट हुई कि भाई देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है, मामला खराब है, पंछी उड़ के चल दिए, क्योंकि इनको उस डाल पे बैठना होता है जहां पे फल लदे हों, खतरा मरने का बिल्कुल ना हो। इनके लिए मायने नहीं रखता कि देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी। लेकिन यदि एफपीआई की जगह एफडीआई होता तो इनकी ऐसी स्थिति नहीं होती, ये देश से निकल नहीं सकते थे। इसलिए हमारे देश को गर्व इस बात का बहुत ज्यादा करने की बजाय फोकस इस बात पे करना चाहिए कि देश में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए वो एफडीआई के फॉर्म में ज्यादा आए, एफपीआई के फॉर्म में तुलनात्मक रूप से। अब साहब ये जो पंछी उड़ के गए उसके पीछे फिर एक रीजन, वही बात मैं बोल रहा हूं, नेट इंपोर्टर होना, क्योंकि इनको पता है कि जब ये ऑयल ब्लॉकेज हो रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था, क्योंकि टोटल चीज जितनी भी अर्थव्यवस्था घूम रही है उसके जड़ में फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी मुद्रा का बड़ा रोल होता है। भारत अभी ऑयल क्राइसिस से जूझेगा, कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, शेयर मार्केट गिरेगा, तो गिरते शेयर मार्केट से ये लोग उड़ना पसंद कर चुके हैं। तो साहब 90,000 करोड़ रुपए के आसपास अकेले मार्च 2026 में 10 से 11 बिलियन अमाउंट जो है वो इस देश से बाहर जा चुका है। अब साहब 20 साल का सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म सेल ऑफ इसे कहा गया है। तो कुल मिलाकर के सारी स्थितियां एक सर्किल को निर्माण कर रही हैं। अब इस सर्किल को कहीं तो ब्रेक बीच में करना होगा। यह सर्किल बहुत हद तक बन चुका है, ये जिसे हम महंगाई का सर्किल हम कह सकते हैं। अब यहां पे आप एक चीज देखो, 3 रीजन इसके मेन है क्यों विदेशी मुद्रा जो है वो, माफ कीजिएगा, जो विदेशी निवेशक हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो जा रहा है। क्रूड ऑयल का शॉक लगा, ईरान वॉर से 120 तक ये गया, इन्फ्लेशन का डर सता रहा है जिसकी महंगाई की बात कर रहे हैं, रुपए पे प्रेशर है, हर दिन रुपया गिर रहा है, यानी आज के 2-3 दिन पहले 90 रुपये से बात करते करते ये 93 तक आ गए। अब आप सोचिए कितनी बड़ी चिंता की बात हो सकती है। ग्लोबल रिस्क, क्योंकि युद्ध अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे क्या होता है, जब इन निवेशक को ये पता है कि ये पैसा हमें सेफ जगह लेके चलना है जहां हमारे रुपए का इज्जत बची रहे, यानी हमारा धन जो है वो बढ़े घटे नहीं। अब आप सोचिए इंडिया से इतना बड़ा अमाउंट जब निकल के गया तो गया कहां होगा? दुनिया के शायद ही कोई ग्लोबल लेवल के ऊपर कोई मार्केट ऐसा है जो उनको इतना सेफ फील करा देगा। वो पहुंचते हैं सीधे यूएस बॉन्ड्स की तरफ। अब यूएस बॉन्ड्स की तरफ यानी अमेरिका के फेडरल रिजर्व के बॉन्ड खरीद लेते हैं। यूएस बॉन्ड होता है डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय द यूएस गवर्नमेंट दैट मैच्योर इन 20 to 30 ईयर्स, यानी कुल मिलाकर के ऋण पत्र खरीद लो, कुछ परसेंट ब्याज के ऊपर आपको ये 20 से 30 साल पैसा लौटा दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि एक वो सर्टेन अमाउंट हम पकड़ लें 8% का ट्रेजरी नोट ले लिया। अब इंडिया में रहते हुए भले ही वो 15% कमा रहे थे, लेकिन 15% में खतरा था 0% होने का भी, लेकिन 8% यहां फिक्स है। इन्होंने सोचा कि भाई ठीक है,
इस अमाउंट को निकाल के 8% के सिक्योर अमाउंट की तरफ ले जाओ। तो हमने शुरू में यही कहा था कि ये जो वॉर है, ये जो युद्ध है, ये इनका पेट भरने के लिए होते हैं। ये हर स्थिति में पैसे कमा रहे हैं, हर स्थिति में फायदे में है, लेकिन तनाव में हम लोग आ चुके हैं। आप देखिए रीसेंट एकदम अपडेटेड डाटा मनी कंट्रोल से मैं आपको दे रहा हूं, कोर सेक्टर ग्रोथ डिक्लाइन टू 3 मंथ्स लो ऑफ 2.3% इन फरवरी। कोर सेक्टर मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था के वो भारी उद्योग होते हैं, जैसे स्टील है, कोल है, बाकी चीजें जो आधार बनती है किसी भी अर्थव्यवस्था के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, उसकी ग्रोथ में भी कमी के प्रेडिक्शन यहां पे आए हैं। वो कमी यहां पे हो चुकी है। लिखा है इंडिया स्टील सेक्टर साउंड्स अलार्म ऑन गैस सप्लाई क्रंच। मैंने कहा था आपसे कि क्रूड को फिर भी मेंटेन किया जाएगा, गैस को मेंटेन करना मुश्किल है, क्योंकि गैस की सप्लाई नहीं होने की वजह से स्टील सेक्टर भी अब त्राहिमाम करने लगा है। स्टील सेक्टर मतलब आप सोचिए जितना सरिया बनता है, अब वो जितने कंस्ट्रक्शन नए होने उन सबकी वो रिक्वायरमेंट है। आप एक छोटी सी बात समझिए कि जो ड्रिंकिंग वाटर आप यूज करते हैं, उसके जो लोकल प्लेयर्स थे, यानी आपके स्थानीय जो निर्माता थे ड्रिंकिंग वाटर, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के, उनको प्लास्टिक की बॉटल्स मैनेज करने में समस्या हो रही है, क्योंकि प्लास्टिक भी बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम है, उसकी बढ़ी हुई कीमत को वो बीट नहीं कर सकते। तो बड़े ब्रांड्स जो हैं वो अभी उसमें एक तरह से कुछ एडवांटेज ले रहे हैं, लेकिन भविष्य में वो भी कीमतें अपनी बढ़ा देंगे। तो हालत ये छोटे लेवल पे बिगड़ गई, बड़े लेवल बिगड़े तो सर सोचिए होगा क्या। ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी लगभग यही हाल है। आप देखिए रॉयटर्स ने क्या लिखा है, 19 मार्च की ये न्यूज है 2026 की। इंडियाज ऑटो बूम एट रिस्क as Iran-Israel war chokes gas supplies, straining supply chains। सप्लाई चेन टोटल कॉलेप्स है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर तनाव आ चुका है। और ये सारे के अंदर जो एक बात यहां पे समरी में इन्होंने लिखी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के हवाले से, रॉयटर्स नहीं लिखी है, S&P cuts India's 2026 light vehicle production forecast to 6.3% from 7.4। यानी पहले 7.4 की ग्रोथ का अनुमान था, लेकिन अब ये 6.3 पे लाके टिका दिया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी टेंशन है। अब आप समझिए कि दुनिया के अंदर जो ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर या वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, वो 3 चीजों को इंपैक्ट कर रहा है, क्रूड ऑयल, एलपीजी और एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब कुल मिलाकर के इन तीनों चीजों में हम इसे मेंटेन कर लें, क्योंकि रशिया भी है और विकल्प भी है, ये भारत के लिए बड़े समस्या का जंजाल बनेगा और बन रहा है। अब आप इस बात को समझिए कि जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था, सरकार ने आश्वासन दिया था कि ये सब अफवाहें हैं, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सरकार नहीं चाहती थी कि पैनिक क्रिएट हो, लेकिन सच को आप कब तक छुपाएंगे, सच सामने आके रहता है। हकीकत यह है, भास्कर ने एक ऑपरेशन जब बिहार में किया, स्टिंग ऑपरेशन, तो खबर साहब ये निकल के आई कि होटल रेस्टोरेंट्स में शमशान में जली हुई लाशों के बाद में बचे हुए जो लकड़ी के कोयले होते हैं, उनको निकाला गया, उनको निकाल करके दिया गया। पढ़िए, बिहार के होटल रेस्टोरेंट में शमशान का कोयला, तंदूरी रोटी, चिकन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल, रिपोर्टर के सामने चिता से कोयला निकाला गया। आप जाकर के इसको पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। अब इससे ज्यादा क्या शर्मिंदगी की बात होगी कि एलपीजी की सप्लाई नहीं है, होटल रेस्टोरेंट कोयला चाहिए, वो शमशान से उन लाशों से बीच से सर वो कोयला वो लेकर के आ रहे हैं, और सरकार कहती है अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। बात यह है कि जिस समय पे ये क्राइसिस शुरू हुआ, सबसे पहला हिट वॉर किस पे हुआ था, सबसे पहले प्राइस बड़े ही एलपीजी के थे। उसी के चक्कर में स्टॉकिस्ट जो थे, इन लोगों ने स्टॉक किया, मार्केट में पैनिक क्रिएट हुआ, और गरीब आदमी का मरण सबसे पहले इसमें हो जाता है। रही सही कसर ये कह रहे थे कि कुछ भी हो, अभी हम पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। पेट्रोल के प्राइस में भी खबर आज ही आई है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल हाइक्स प्रीमियम पेट्रोल प्राइस बाई 2 रुपीज पर लीटर, नो चेंज इन नॉर्मल पेट्रोल प्राइस। ठीक है, यानी प्रीमियम रेंज का जो पेट्रोल होता है, जिसमें कई एक्स्ट्रा माइलेज और ये सब नाम होते हैं, उसमें 2 रुपए पर लीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो आपको क्या लगता है, ये एलपीजी से चला सिलसिला पेट्रोलियम के प्रीमियम सेगमेंट पे तो आ गया, क्या नॉर्मल पेट्रोल पे नहीं आएगा? ये चरणबद्ध तरीके से हैबिचुअल बनाने का प्रयास होता है कि जनता पैनिक क्रिएट ना करे, अभ्यास हो जाए, हाँ जी उसका बढ़ा है तो इसका भी पेट्रोल का पैसा बढ़ेगा। तो पेट्रोलियम महंगा होने वाला है निश्चित रूप से। तो रिफाइनरीज जो हैं, इनको क्रूड महंगा मिल रहा है, अब सब्सिडी का वो दौर बचा नहीं है, अर्थव्यवस्थाओं के लिए वो उचित भी नहीं है। तो ये उस भार को कब तक झेलेंगे, अल्टीमेटली एंड यूजर पे वो प्रेशर आना तय है। ये तो भला हो सर रशिया का कि जो पेट्रोलियम के उस क्राइसिस के दौर में क्रूड हमें सप्लाई कर रहा है ऑन टाइम, और गैस में भी हमें कुछ हेल्प कर रहा है। ऐसी स्थिति में जब कतर और बाकी सब हाथ खड़े कर चुके हैं, तो हमारी इस उम्मीद ने हमें लाभ दिया है, तो इसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए।
अब साहब ये सारी कंडीशन जो कि फॉरेक्स के घटने की या कहिए रुपए के गिरने की भारत के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसी स्थिति में भारत क्या अगले कदम उठाएंगे सरकार की तरफ से होंगे, वो सारे हम यहां कवर करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अभी बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाने होंगे। ऐसे जो सेक्टर्स हैं, स्पेशली एनर्जी सेक्टर्स के अभी जो शेयर्स हैं वो गिरने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और मार्केट लगभग हर डायरेक्शन से कमजोरी होगा। लेकिन हां, मेडिकल शेयर्स की तरफ, फार्मा सेक्टर जो है वो सेफ जोन में चलता रहेगा, उसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो एनालिसिस कैसा लगा बताइएगा। थोड़ा बड़ा निश्चित रूप से आज वीडियो हो गया है, बाकी क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए हम आगे बढ़े हैं, उसके लिए माफी चाहता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उत्साह बढ़ाइएगा, कमेंट करके सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून। फिर किसी और वीडियो मिलता हूं। जय हिंद, बाय बाय।